शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 9 में हम आज नई प्रश्नावली चालू करने जा रहे हैं, प्रश्नावली नंबर 7, और इस प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज आपको बताता हूं। त्रिभुज, सबसे पहले इसकी परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आपको क्या बोलना है? एक तो तीन भुजाएं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। त्रिभुज के अवयव, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। जैसे ये त्रिभुज है और ये बी और ये सी। ए, बी और सी ये शीर्ष है, ए, बी और सी। तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं। भुजाओं का नाम कैपिटल लेटर में हम लोग दो अक्षरों से देते हैं, जैसे ए से बी तक, ए बी, बी सी, सी ए। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा होती है। तो त्रिभुज की भुजा एक रेखाखंड होता है, इसका नाम है ए बी, बी सी और सी ए। अगर स्मॉल लेटर में हम लोग इसका नाम देंगे तो वो होगा एल, एम, एन। स्मॉल लेटर में एक ही लेटर से त्रिभुज की भुजा का नाम दिया जा सकता है। यह है त्रिभुज के अवयव। तीसरा, कोण। त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण तीन, और तीन ही बहिष्कोण होते हैं, बहिष्कोण भी तीन। ये इनकी संख्या होती है। अंतःकोण का नाम ए बी सी। जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसको हम बीच में लेंगे, बी सी ए, बी सी ए ये दूसरा कोण हो गया, और सी ए बी ये तीसरा कोण हो गया, सी ए बी। तीन बहिष्कोण। त्रिभुज की भुजा को एक ही क्रम में आगे बढ़ाने पर बाहर की ओर बने कोण बहिष्कोण कहलाते हैं। समझिए, बीसी को जैसे मैंने इधर बनाया, सीए इधर बढ़ेगी, फिर क्लॉकवाइज जाएगी, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में या विपरीत दिशा में। जो क्रम आपने एक बार डिसाइड कर दिया वही रहेगा, और ये इधर रहेगी। तो ये वाला कोण बहिष्कोण है, इधर ये वाला कोण बहिष्कोण है, इधर ये वाला कोण बहिष्कोण है। ठीक है, तो तीन बहिष्कोण होते हैं। बहिष्कोण का नाम होगा ए सी, और जैसे मान लो यहां पर है डी, ए सी डी। अब आप बाहर वाला कोण पढ़ेंगे, ठीक है। बी ए ई, बी ए ई ये बाहर का कोण, और ए बी सी, ए बी सी सॉरी सी बी ए, सी बी एफ, सी बी एफ ये। ठीक। चौथी बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा अंतःकोणों की करेंगे, बहिष्कोणों की बात करेंगे तो बहिष्कोण का नाम बाद में आएगा। बहिष्कोणों के बारे में कोई बात करेंगे तो पहले बताया जाएगा कि बहिष्कोण के बारे में बात है। अब जो बातें हैं वो अंतःकोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह अंतःकोण है तीनों। और त्रिभुज का एक अंतःकोण
एवं एक बहिष्कोण संगत वाला, अंतःकोण एवं संगत बहिष्कोण, संगत मतलब इसके पास वाला, इनका योग रैखिक कोण युग्म से 180 डिग्री होता है। अब है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता किसे कहते हैं पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले देखना यह जरूरी है कि यह समझना भी जरूरी है कि सर्वांग समता क्या होती है। इससे पहले एक बार ये देख लीजिए त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर कौन कौन सा? समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ऐसे ही कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण होता है। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण होता है। अब प्रश्न यह आता है कि क्या किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी एक त्रिभुज में क्या 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री होगा। अब है सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता किसे कहते हैं? एक त्रिभुज, गत्ते में से एक त्रिभुज काटा, दूसरा काटा, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को, यह समझने के लिए, पूरा पूरा ढक ले, अर्थात ना कम और ना अधिक। तो ये त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होते हैं। जैसे ये हाथ है, इस हाथ ने इस हाथ को पूरा पूरा ढक लिया है इस पंजे में, तो यह कहलाएगा सर्वांग समता। गणित के आधार पर इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी एक त्रिभुज का, परिभाषा यह है, यह समझाने के लिए बोला है, किसी एक त्रिभुज का आमाप यानी कि माप सभी एवं आकार यानी कि उसकी शेप, किसी एक त्रिभुज का आकार एवं आमाप किसी दूसरे त्रिभुज के समान हो तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग समता के लिए क्या क्या चीज हो गई? एक तो आमाप हो और एक आकार समान हो। आमाप और आकार समान हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। आगे का टॉपिक, सर्वांग समता के नियम। कब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे?
ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी शर्त है जिनसे कि ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग समता के, त्रिभुजों की सर्वांग समता के 4 नियम है। त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। पहला, भुजा कोण भुजा नियम। इसको नियम भी बोलते हैं, कसौटी। भुजा को अंग्रेजी में एस, कोण को ए एस, एस ए एस। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो एवं इनके बीच बनने वाला कोण भी समान हो तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे। ये मैं आपको कराऊंगा सवाल, तब लिख बता दूंगा। दूसरा, इनकी परिभाषा आपको याद करके लानी है। कैसे बोलेंगे? किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इनके बीच बना कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और इनके बीच बने कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दूसरा नियम ASA नियम, कोण भुजा कोण कसौटी। ASA नियम क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा और इसके दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उस पर बने दो कोणों के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। इस नियम को ASA नियम कहा जाता है। ASA नियम को हम SAA या AAS नियम भी कह सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। इसलिए क्रमनियमता गुणधर्म का पालन करते हुए हम लोग इसका क्रम बदल सकते हैं। आगे बात समझ में? तो दो कोण और एक भुजा बराबर होने पर, लेकिन संगतता के आधार पर होनी चाहिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा और इसके संगत दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण के बराबर हो तो ये परस्पर सर्वांग सम होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? निश्चित रूप से पूर्व दिशा में। क्या इसको हम सिद्ध कर सकते हैं? नहीं, कदाचित बिल्कुल नहीं कर सकते। जो पहले तय हो गया, प्राचीन काल में तय हो गया कि इस दिशा को पूर्व बोलना है तो पूर्व बोलेंगे। अब आप कहें कि मैं तो पश्चिम बोलूंगा तो लोग आपको मूर्ख बोलेंगे। इसलिए जो चीज डिसाइड हो चुकी है पहले से, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि सूर्य उगने की दिशा में खड़ा होने पर मुंह सूर्य दिशा में हो तो लेफ्ट साइड में उत्तर दिशा, राइट साइड में दक्षिण दिशा और पीछे पश्चिम दिशा होती है। सूर्य का उगना और उसकी दिशा को कहते हैं स्वयं सिद्ध। क्या कहते हैं? स्वयं सिद्ध। यह स्वयं सिद्ध है। ऐसे ही गणित में बहुत सारे नियम स्वयं सिद्ध है। तो SAS नियम स्वयं सिद्ध है। कैसा है? स्वयं सिद्ध। इसको अभिग्रहित भी बोलते हैं, अभिग्रहित। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसके आधार पर और चीजें सिद्ध करेंगे और नियम सिद्ध करेंगे। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्ष 2020 के लिए यानी कि इस वर्ष के लिए ASA नियम यानी कि कसौटी को सिद्ध करना, नियम तो आपके कोर्स में है लेकिन सिद्ध करना जो प्रमेय है वो इस साल के लिए हटा दी गई है। तो ASA नियम इस वर्ष के लिए इसकी उपपत्ति को हटा दिया गया, यानी कि सिद्ध करना हटा दिया है केवल इस वर्ष के लिए, कोविड के चलते। तो आज मैंने आपको क्या बताया? नंबर 1, त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इनको त्रिभुज के अवयव बोला जाता है। त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं, त्रिभुज के 3 बहिकोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज के किसी अंतःकोण और संगत बहिष्कोण का योग रैखिक कोण युग्म के आधार पर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, और 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि क्या किसी त्रिभुज में 2 कोण समकोण हो सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरा और अंतिम अधिक कोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो। तो कोणों के आधार पर एनालाइज किया, भुजाओं के आधार पर एनालाइज किया, परिभाषा की, त्रिभुज के अवयव देखे हमने, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय को हमने सीखा। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि सर्वांग समता किसे कहते हैं। यदि एक गत्ते में से एक त्रिभुज को काट लिया जाए, एक अन्य त्रिभुज काटा जाए, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले, न कम न ज्यादा, इसको हम सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। ध्यान रहे, ये केवल समझने की भाषा है। गणित के आधार पर प्रश्न पत्र में जब परिभाषा पूछी जाएगी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता की परिभाषा दीजिए, तब आप ये परिभाषा देंगे जो मैंने बोर्ड पर लिखी है। क्या? कि किसी एक त्रिभुज का आकार एवं आमाप किसी दूसरे त्रिभुज के आकार एवं आमाप के समान हो तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता की कसौटियां यानी कि नियम, 2 नियम मैं आपको बता चुका हूं। पहला नियम जो कि स्वयं सिद्ध है, जिसको हम अभिग्रहित कहते हैं, वो है SAS नियम, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम। अगर आपसे कोई परीक्षा में जब पूछा जाएगा कि त्रिभुज की सर्वांग समता का SAS नियम लिखिए, तो आप भुजा कोण भुजा नियम नहीं लिखेंगे, उसकी परिभाषा देंगे जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद ASA नियम और इसकी परिभाषा तो आपके कोर्स में है, लेकिन इसका सिद्ध करना आपके कोर्स में नहीं है। तो इनकी परिभाषाएं याद रखनी है, इनका हिंदी वर्जन याद नहीं रखना कि भुजा कोण भुजा, ऐसा नहीं, नियम क्या है वो बताना है। तो वो मैं आपको बता चुका हूं। किसी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और इनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की भुजाएं एवं इनके बीच के कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। कल हम प्रश्नावली चालू करेंगे 7.1। थैंक यू वेरी मच।